नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ नेटवर्क। हमारे सभी दर्शकों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो भी आज़ादी से जुड़ा मतलब है उसका। 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस, लेकिन 26 जनवरी से बहुत से इतिहास जुड़े हैं हमारे देश के, और उन्हीं में से एक इतिहास है राजस्थान का। 26 जनवरी 1956 को राजस्थान पूर्ण राज्य बनकर चुका था, क्योंकि हम आपको बता दें कि राजस्थान को पूरी तरह से एक राज्य बनने के लिए लगभग 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा था। उसके बाद राजस्थान का गठन हुआ था। राजस्थान के गठन की क्या प्रक्रिया रही और किस तरह से राजस्थान का गठन हुआ, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजऋषि राजेंद्र नरुक्का जी, जिनसे हम जानेंगे कि राजस्थान के गठन की क्या प्रक्रिया रही। स्वागत है नरुक्का जी आपका हमारे स्टूडियो में। आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरुक्का जी, एक बड़ा सवाल कि 26 जनवरी को बहुत से इवेंट हुए हैं, बहुत से देश भी आज़ाद हुए, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। राजस्थान से क्या संबंध है 26 जनवरी का, जो 1956 में पूर्ण राज्य बन पाया? एक भ्रम फैलाया हुआ है प्रवीण जी कि हमारा संपूर्ण भारत गुलाम था। यह एक फेक नैरेटिव है। भारत का बहुत सा हिस्सा आखिरी समय तक आजाद ही रहा और आज भी ये कहें तो हम स्वतंत्र ही हैं। अंग्रेजों की उनके साथ फ्रेंडली ट्रीटी थी, जिस ट्रीटी का ही नाम दोस्ती संधि हो। जी जी। संधि हमेशा ही दो बराबर की सार्वभौम सत्ताओं में होती है। जैसे राजस्थान की संधि केवल किसी प्रांत से हो सकती है, किसी देश से नहीं हो सकती, वैसे ही एक कंट्री की संधि दूसरे सार्वभौम कंट्री से होती है। तो ब्रिटिश की जो संधि थी वो प्रिंसली स्टेट के साथ में, जिनको हम देसी भाषा में देसी रियासत कहते हैं, उनके साथ एक दोस्ती संधि थी। और इस दोस्ती संधि के साथ वो उनके साथ विदेश नीति के मामले में और संचार साधनों के मामले में जुड़े हुए थे। अब 15 अगस्त 1947 को जब डोमिनियन ऑफ भारत एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान दो देश का जन्म हुआ, उस समय भी जो भारत के प्रिंसली स्टेट हैं, जो करीब करीब 562 के आसपास हैं, वो प्रिंसली स्टेट पूर्णतः अपने आप ही उस भारत विभाजन अधिनियम के साथ ही स्वतंत्र हो गई थी। जी, जैसा कि मैंने पढ़ा कि जो अनुच्छेद 8 था उसके तहत जो है एक स्वतंत्रता दी गई थी रियासतों को कि आप अगर पाकिस्तान में शामिल होना चाहें या भारत में रहना चाहें। ये उस बिल के मसौदे हैं जी। स्वतंत्रता नहीं दी गई, उस बिल के एक मसौदे हैं। स्वतंत्र तो वो थे ही, अपनी अपनी रियासतों के वो सार्वभौम शासक थे, तो ये उनके लिए विकल्प दिया था। इसको हम स्वतंत्रता न कहकर एक विकल्प कहें कि उनके पास ये विकल्प थे कि वो चाहे तो डोमिनियन ऑफ भारत, जिसको डोमिनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। स्वतंत्र रहने की दिशा में भी कई रियासतों ने स्वतंत्र रही, जैसे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी स्वतंत्र रहे, और हैदराबाद के निजाम ने भी प्रयास किया, और जूनागढ़ के नवाब ने भी प्रयास किया। राजस्थान सहित, उस समय इसका नाम राजस्थान नहीं था, इसका नाम राजपूताना था। राजपूताना जी। जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनका चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है, और वो अधिकांश राजा महाराजाओं की मित्रता के उसमें थे, वो मित्र थे उनके अधिकांश। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था रियासत विभाग, देसी रियासत विभाग, और इसके मंत्री भी खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो उस समय प्रधानमंत्री भी थे देश के। तो उन्होंने इसको रखा, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो वीपी मेनन थे जी। उनके लिए ये रखा कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, और जिनका क्षेत्रफल इतना हो, और इतना उनका रेवेन्यू हो, वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, और जिनका कम है वो फिर या तो आपस में मिलकर इतना बड़ा बना ले, एक संघ बना ले, संघ बना ले, या फिर जो है और कोई भारत या पाकिस्तान में मिल ले। देसी रियासतों में अधिकांश रियासतों के जो शासक थे वो क्षत्रिय थे, सनातन संस्कृति से संबंधित थे। उनमें से अधिकांश का झुकाव यही था कि वो भारत में ही मिले, यदि मिलना है तो। उस समय जो आज स्थिति है वो उस समय नहीं थी। तो उन्होंने सबसे पहले इसमें जो प्रयास हुआ वो भावनगर के महाराजा जब तैयार हो गए, तो उनके साथ साथ
बाकी और सभी राजा महाराजा, जिनमें मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी बिल्कुल, और जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जी द्वितीय और मारवाड़ के महाराज हनूत सिंह जी, उधर बीकानेर के महाराज, इन सबके प्रयास से ये राजस्थान भी बना और भारत भी बना। 33% हिस्सा ही अंग्रेजों के पास था, बाकी का करीब करीब 60% हिस्सा ऐसा था जो स्वतंत्र था, और 6-7% ऐसा हिस्सा है जो बाद में भारत में मिला है, जैसे गोवा है, सिक्किम है और कई राज्य हैं। इस तरीके से भारत का ये है, जिसमें राजस्थान भी इसी दिशा में है। पहला चरण इसका मत्स्य संघ के रूप में। अच्छा, अभी इसमें ना कुछ देख रहा था कि इसमें जो ये आपका चरण जो छठा, जब पहले चरण की अभी बात कर रहे हैं, पहले चरण, तो मैं इसमें एक चीज देख पा रहा हूँ कि एक राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, हाँ, एक महाराज प्रमुख, एक राज प्रमुख, और उसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री करके कुछ अपॉइंट किए थे। वो क्या सिस्टम रहा था? देखिए, ये तय मानिए कि यदि डायरेक्ट उस समय ये पता लग जाता कि इनसे इनकी सत्ता छीनी जा रही है जी, तो भारत के अंदर सेंटिमेंट्स बहुत जबरदस्त है। जैसे अभी आपने देखा कुंभ में शंकराचार्य जी का विरोध होने पे ही पूरा देश के अंदर सेंटिमेंट्स जाग गया, जबकि इससे पहले उन्हीं शंकराचार्य जी को खिलाफ ऊटपटांग खूब लिखते थे लोग कि ये कांग्रेसी हैं, ये समाजवादी वाले। ठीक इसी तरह से श्रद्धा के केंद्र थे राजा महाराजा, और यदि डायरेक्ट इनको यह कहा जाता कि आपकी सार्वभौम सत्ता समाप्त की जा रही है और हमारे साथ मिलाए जा रहे हैं, तो विद्रोह के पूर्ण चांस थे। और देशी रियासतों के पास अपनी सेनाएं थी जो उस समय भारत की सेना के से ज्यादा थी। भारत की अपनी कोई सेना नहीं, इन देशी रियासतों की सेना और अंग्रेजों की दी गई सेना से ही बनी थी। खुद सवाई मान सिंह जी द्वितीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे, सेना के 5वें हिस्से के कमांडिंग ऑफिसर थे, और सभी राजा महाराजा किसी न किसी इसका सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करते थे। इसलिए इनको एक ये कहा गया था कि हम साहब आपसे वैसी ही संधि कर रहे हैं जैसी की संधि अंग्रेजों के साथ में थी आपकी। तो ये जो व्हाइट हाउस है ना, व्हाइट हाउस में उन्होंने एक मीटिंग रखी, और इस व्हाइट हाउस को उस समय गवर्नर जनरल हाउस बोला करते थे। और इस मीटिंग के अंदर सारे देशी राजा महाराजाओं को बुलाया गया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित नेहरू उनको बुलाते तो कांग्रेस से राजा महाराजाओं का सीधा 36 का आंकड़ा था, इसलिए वो कांग्रेस के साथ नहीं आते। लेकिन जब गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने इनको याद किया, तो चूंकि माउंटबेटन जो है ब्रिटिश रॉयल फैमिली से रिलेटेड है, लॉर्ड है वो, और राजा महाराजाओं में ये ईगो उस समय भी थी कि भाई कोई राजा बुलाए तो राजी राजी चले जाएं, लेकिन यदि कोई नेता बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के पास ये गए, तो वहां इन पर व्हाइट पेपर पे साइन कराया गया। व्हाइट पेपर पे साइन कराने पर कई लोगों ने पूछा, तो बोले जी जो यहां आए हैं ना, जो प्रेजेंट लगते, जैसे आपने देखा होगा मीटिंग्स होती हैं तो उनमें लोग पेपर पे साइन करते हैं कि हम आ गए, और हर व्हाइट पेपर को वो एक राजा महाराजा के आने के बाद बदल देते। ऐसे कर करके उन्होंने किया, लेकिन 3-4 राजा महाराजा ऐसे थे जिन्होंने उस पर साइन करने से मना कर दिया, जिसमें मेरे अलवर के महाराज अधिराज सवाई तेज सिंह जी ने भी मना कर दिया, भरतपुर के महाराज ब्रजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने भी मना कर दिया, करौली वालों ने भी मना कर दिया। तो इन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। कश्मीर का महाराजा उस मीटिंग में ही नहीं आया। तो ऐसे करके जो उस व्हाइट पेपर है उसको इन्होंने यूज कर लिया एसेसन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन के रूप में। और इनको कुछ ये दिया गया था कि साहब आपकी जो पूरी प्रिंसली स्टेट है उसका रेवेन्यू कितना है। मान लीजिए जयपुर ने कहा कि मेरा 2 करोड़ रेवेन्यू है, तो उनको ये कहा साहब 2 करोड़ रुपए हम दे देंगे आपको, आप इतने में सेना रखते हो, सामंतों के आप जो है उनकी त्योरियां झेलते हो। क्योंकि भारत में राजतंत्र नहीं, कुलीन तंत्र था, एरिस्टोक्रेसी थी, जो कुलों के राज्य थे। जैसे जयपुर है तो वो कछवाओं का राज्य था, जो मेवाड़ है वो सिसोदियाओं का राज्य था। ऐसे हर कुल के अपने अपने राज्य थे। तो इन राजाओं को सामंतों से बड़ा डर लगता था। अच्छा, आपको बता दूं मैं जी, राजा के यदि बेटा नहीं है, जैसे राजऋषि जयसिंह जी के बेटा नहीं था अलवर में, तो वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है कि साहब मैं इसको बना दूं उसको बना दूं। वो सामंत तय करेंगे कि अब नेक्स्ट राजा कहां से आएगा और कैसे गोद होगा। तो जो श्रीचंद्रपुरा से महाराज तेज सिंह जी आए थे वो राजऋषि जयसिंह जी के पुत्र नहीं थे, वो श्रीचंद्रपुरा के ठाकुर के बेटे थे। इसी तरीके से सवाई मान सिंह जी हिमसेल्फ सवाई माधो सिंह जी के बेटे नहीं हैं, बल्कि ईसरदा के जो ठाकुर हैं उनके सवाई सिंह जी के बेटे हैं वो। इसी तरह उनका नाम भी मोर मुकुट सिंह है, मुकुट सिंह नाम है पहले उनका। तो ऐसे आते थे। तो ये राजा इतने स्वतंत्र भी नहीं थे, कोई ये समझे जो अपनी मर्जी कर ली। पता अपना उत्तराधिकारी जो व्यक्ति नहीं चुन सके तो वो स्वतंत्र तो नहीं, वो उत्तरदायी था सामंतों के प्रति। तो सामंतों से डर की वजह से कह ले, छोटे बड़े ठाकुरों के डर की वजह से कह ले, राजाओं ने प्रिवी परस्पर सहमत होकर
और राज प्रमुख और जिला प्रमुख और ऐसे पदों पर सहमत होकर के अपने इसको भारत में डोमिनियन में मिलने के लिए तैयारी हुई, जिसमें राजस्थान में सबसे पहले मत्स्य संघ मिला। हाँ, मैं इसमें ना कुछ पढ़ रहा हूँ कि जो प्रीवी पर्स की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ जयपुर की रियासत को जो है 18 लाख रुपए प्रीवी पर्स उस वक्त दिया गया था। यही उनका रेवेन्यू था। हाँ, जोधपुर की रियासत को 17.5 लाख, हाँ, बीकानेर को 17 लाख और जैसलमेर की रियासत को 1,80,000 रुपए का प्रीवी पर्स बिल्कुल जो है वो दिया गया था सरकार द्वारा। तो इस तरह अब जैसे ये संघ की हम बात कर रहे हैं गुरुजी, आप संघ की बात कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें अब मैं देख रहा हूँ कि एक मत्स्य संघ का शुरू में गठन सबसे हुआ पहले था। मत्स्य संघ ही बना। राजपूताना का से जब राजस्थान की ओर कन्वर्ट होने जा रहा है तो उसमें सबसे पहले मत्स्य संघ बना। मत्स्य संघ के अंदर अलवर, करौली, धौलपुर और भरतपुर इनको मिलाया गया जी। इसके जो राज प्रमुख हैं और जो इसके सेनापति हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, इस तरह के पद इसमें बनाए गए थे। तो राज प्रमुख इसमें शायद संभवतः धौलपुर के महाराजा बने हैं, धौलपुर के हैं। या देखिए इसमें ना राजस्थान के जो संघ बनाने के प्रयास जो राजस्थान के रियासतों के शासक थे, वो मैं थोड़ा सा आपको, एक राजस्थान यूनियन जो बनाई गई जिसमें मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह, हाँ, वो पहले महाराज प्रमुख, पहले महाराज। उसके बाद राजपूताना संघ जो है वो जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय की ओर से बनाया गया। इसी तरह से हड़ौती संघ जो है कोटा के महाराज भीम सिंह, बिल्कुल, हाँ जी। बागड़ संघ जो बना वो डूंगरपुर के महाराज लक्ष्मण सिंह जी जो है उनके उसमें बना। सिरोही जो है उसमें जो है ये सिरोही जो कुछ गुजरात का और इसमें पाटन वाला हिस्सा था, वो हिस्सा था। और उसके अलावा जो अजमेर है, मेरवाड़ा और अजमेर, ये स्वतंत्र था, अंग्रेज केंद्र शासित डायरेक्ट जाता था। बिल्कुल। तो उसके बाद वो विलय हुआ। इस तरह से ये जो 7-8 राज्य हैं ये विलय हुए हैं। जैसे अब मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, ठीक है, कुछ रियासतें जो थी जो संघ में नहीं आती थी, छोटी रियासतें, वो भी शामिल की गई। तो जो आखिरी जो चरण था इसका, जो 26 जनवरी 1956 को लागू हुआ, उसमें क्या रहा? 1 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1956। एक्चुअल में जो राजस्थान है, राजाओं की सत्ता जी, या यूं कहो कि इन कुलों की सत्ता, चाहे राजावत हो, नरूका हो, शेखावत हो, सिसोदिया हो या सिंधिया हो या जाट हो, या इनकी जो सत्ताएं गई हैं, ये 26 जनवरी 1956 को स्थायी रूप से कहें तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के अधीन आई है। इससे पहले ये लोग राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय के, गायत्री देवी जी जिनके रानी हैं, उन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय के अधीन थे। और राजस्थान के जितने क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य थे, उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई थी कि हमारा राजा जो अभी तक जयपुर का राजा था, वो पूरे राजस्थान का महाराजा बन गया है, क्योंकि उनका नाम भी राज प्रमुख था। और बाकायदा शपथ ग्रहण की गई, राज प्रमुख के पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की। आपको एक फोटो देखिए, जो ये फोटो है, इसमें जो महारानी गायत्री देवी बैठी हुई हैं और सामने पूरा प्रोटोकॉल है, शपथ ले रहे हैं। उसको शपथ लेने के लिए उन्होंने अपनी जो तलवार है वो बगल में लगाई हुई है। तो ये प्रजातांत्रिक तरीका नहीं था, ये राजा को ही राज प्रमुख मानकर उनको अपने भारत का एक मित्र या अपना एक अभिन्न अंग बनाने की बात थी। सवाई मान सिंह जी जब तक थे तब तक एक दूसरी और प्रक्रिया है इसमें। अभी क्या है कि जमीन के बगैर कोई प्रांत नहीं होता है, बिल्कुल, भूमि के बगैर कोई प्रांत नहीं होता है। राज प्रमुख बन गए सवाई मान सिंह जी और राजस्थान अपना एक संघ या प्रांत बन गया, लेकिन अभी राजस्थान के पास जमीन नहीं है। भूमि अभी भी जागीरदार, जमींदार और छोटे बड़े ठाकुरों के पास है, जिसको हम जागीरदारी और जमींदारी और विश्वेदारी कहते हैं। ये 1956 तक इन जागीरदारों के पास में ही थी। तो फिर दूसरा जो इन्होंने तरकीब अपने, अब सरदार पटेल तो रहे नहीं, 1956 से पहले ही चले गए। सरदार पटेल की अनुपस्थिति में जब इस पर प्रयास हुआ, पंडित नेहरू ने यह बात रखी, तो सारे जागीरदार खिलाफ हो गए बिल्कुल। और जयनारायण व्यास उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री होते थे, उनके खिलाफ हो गए। और सभी जो जागीरदारों ने और इन्होंने ठाकुरों ने एक संघ बनाया। आचार्य करपात्री जी का हाथ इनके साथ था। आपने रामराज परिषद का नाम सुना होगा, क्योंकि मैं रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसकी पूर्ववर्ती जो संस्था है वो रामराज परिषद ही है। रामराज परिषद के फाउंडर आचार्य करपात्री जी थे, जो इन सभी शंकराचार्य जो निश्चलानंद जी इनके भी गुरु हैं। आचार्य करपात्री जी ने सब जागीरदारों को, राजाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि भूस्वामी आंदोलन कीजिए कि हमारी भूमि हमारे ही पास रहे, और जो रेवेन्यू तहसीलदार जो आज लेता है, पटवारी लेता है, वो ना लेकर जागीरदार ही ले और जागीरदार ही सरकार को दे।
ऐसी प्रक्रिया थी। तो इसके लिए भूस्वामी आंदोलन हुआ और वो विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है, उसमें कोई गोलीबारी नहीं हुई जी। और उसके अंदर नेहरू को और तत्कालीन गृह मंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो बिहार के थे, उनके बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत यह हुआ, उन्होंने जाना कि वाकई ये भूमिहीन हो जाएंगे, इनकी जीविका चली जाएगी, इनके सैनिक कार्य तो बंद हो ही गया, तो फिर उनको कुछ सुविधाएं दी गई। तो जो राजाओं से लिया गया था वो दो शर्तों पे लिया उन्होंने दिया, एक तो कि राज हमारे अंदर ही रहेगा, सबको ये बताया कि राज तो तुम्हारे ही पास रहेगा, जो कलेक्टर है और एसपी है वो आपको सैल्यूट करेगा, सबकी अपनी अपनी गन सैल्यूट थी। ये जो गन सैल्यूट हैं, किसी को 21 हैं, किसी को 18 हैं, किसी को 11 हैं, किसी को 13 हैं, तो वो उसका सम्मान का प्रतीक था, जो सार्वभौम राज्य का प्रतीक था। ये 1956 तक तो एज इट इज चला, क्योंकि 1956 तक विधानसभा का जो संसद यह सदन जो आहूत होता था वो राज्यपाल की नहीं बल्कि राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय के आदेश से होता था। एक चीज मुझे याद आ रही है इसमें कि एक अभी मुझे देखने को मिला था कि जो संसद का सत्र है जो वो एक बार उदयपुर में भी करने की बात जवाहरलाल नेहरू ने की थी कि एक सत्र जो है वो उदयपुर में होगा। वो तो क्या था कि जब महाराणा भूपाल सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। महाराणा भूपाल सिंह जी जैसा, चूंकि एक तो महाराणा पद जो है अपने आप में महाराणा रावल बप्पा रावल से लेकर अब तक सम्मानीय प्रतीक रहा है, और नेहरू जी उनके काफी क्लोज थे महाराणा भूपाल सिंह जी के। और मेवाड़ के महाराणा दिल्ली नहीं आया करते थे, वो अकबर के टाइम भी नहीं आए, अंग्रेजों के टाइम भी नहीं आए। एक बार जब फतेह सिंह जी आ रहे थे तो उनको चारणों ने एक कविता चूंटियां लिख दिया तो वो वापस लौट गए अपनी ट्रेन को लेकर। राजा महाराजाओं के पास ट्रेन भी थी, हवाई जहाज भी थे। तो महाराणा भूपाल सिंह जी के पैर काम नहीं करते थे, वो दिव्यांग थे। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई उनके सम्मान के लिए संसद को ही उदयपुर में शिफ्ट कर, मतलब संसद का अधिवेशन करने के लिए, सदा के लिए नहीं, राजधानी के लिए नहीं, एक बार करें ताकि हम ये कहें कि महाराणा भी हमारे यहां है। ये सम्मान का विषय था। तो ऐसी स्थिति में जब इन राजा महाराजाओं को राज प्रमुख बनाया गया, छोटे राजाओं को जिला प्रमुख बनाया गया, कलेक्टर वगैरह उनको उत्तरदायी थे उनके प्रति, तो इनके दिमाग में ये बात थी नहीं। इनके दिमाग में था कि ये राज हमारे ही पास है, बस ये जनप्रतिनिधि जो पहले हम नियुक्त करते थे मंत्रिमंडल में किसी को, वो अब ये जनता चुन के भेजती। जनता वैसे चुनाव 1935 से कर रही है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में नहीं होता था, दूसरी जगह चुनाव होता था। तो बोलो भाई अब ये भी चुन के आ जाएंगे। 1930 से शुरू हो गया, हाँ 1929-30 से ही शुरू हो गया था, और उत्तरदायी सरकारें भी बनने लगी थी। तो राजस्थान के अंदर भी जब चुनाव होके आए तो लोगों ने इसको स्वीकार किया। लेकिन 1956 में जब जागीरदारों को और जमींदारों की जमीन छिन गई तो राजाओं में और जागीरदारों में एक बड़ी लाइन खिंच गई। राजाओं को राज प्रमुख से तो हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सवाई मानसिंह के जीते जी सवाई मानसिंह जी को तुरंत ही इन्होंने क्या किया कि उनको एम्बेसडर बना दिया, स्पेन का राजदूत बना दिया। और आपको ताज्जुब होगा, स्पेन के राजदूत वो टिल डेथ रहे हैं, 1970 तक रहे हैं। 1970 तक टिल डेथ वो रहे हैं। तो जब वो सत्ता में थे उनके दिमाग में यही था कि मैं सत्ता और राजदूत हूं मैं भारत का। 1970 में उनके जाने के बाद, चूंकि इंदिरा गांधी की पर्सनल टसल कूच बिहार से शुरू हो गई थी, शांति निकेतन में ही महारानी गायत्री देवी पढ़ती थी, शांति निकेतन में ही इंदिरा गांधी पढ़ती थी, और विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में कूच बिहार की राजकुमारी और जयपुर की जो महारानी गायत्री देवी है वो थी। और इस जेलिसी की वजह से इंदिरा गांधी ने, इंदिरा का जो नाम है ना वो गायत्री देवी जी की जो मां है इंदिरा देवी, उनके नाम पर है। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंदिरा में आ गया और वो गायत्री देवी जी से परेशान रहती थी। बहुत अच्छा बता रहे हैं नरुका जी, लेकिन हमारे पास समय की एक सीमा है अभी इस तरह के इतिहास के लिए, क्योंकि अब 26 जनवरी का आप लोगों ने देखा कि 26 जनवरी मात्र हमारे देश की गणतंत्र दिवस नहीं, संविधान दिवस नहीं, बल्कि बहुत सी घटनाएं देश में 26 तारीख को हुई हैं। उसमें से राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री, मैं नरुका जी आपसे कंफर्म कर लूं, मुख्यमंत्री जो बने थे वो मोहनलाल सुखाड़िया बने थे, और राज्यपाल जो नियुक्त हुए थे पहले वो अपने गुरमुख निहाल सिंह जो है 1956 के बाद। वैसे मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल बन गए। हाँ नहीं, 1956 की मैं बात कर रहा हूँ, 26 जनवरी 1956 क्योंकि मुख्यमंत्री तो महाराजा ने पहले ही नियुक्त कर दिया। आज हमारा विषय 26 जनवरी को लेकर के था, तो 26 जनवरी को राजस्थान और राजस्थान के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए A24 न्यूज़ नेटवर्क। तो एक सवाल और नरुका जी मेरा आपसे रहेगा कि जब 56 में मुख्यमंत्री आ गए, राज्यपाल हो गए, तो क्या ये राजा महाराजा रियासतदार, क्या ये सब चीजें 56 में समाप्त हो गई थी? नहीं, ये नहीं हुई, क्योंकि ये संविधान में इनका हिस्सा था। संविधान के अनुसार वो राजा महाराजा ही थे। ये तो सवाई मानसिंह द्वितीय की जब मृत्यु हो गई है
तब इंदिरा गांधी ने चिढ़कर 1971-72 में समाप्त की हैं, और 1971-72 तक वो राजा महाराजा ही हैं, चाहे नाम मात्र के ही हैं, लेकिन उसके बाद उनके प्रिवी पर्स समाप्त किए गए, संपत्ति के अधिकार समाप्त किए गए, जयगढ़ फोर्ट से वो इतना सारा लिया गया। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो राजा महाराजाओं का पद 1971 तक है। और सार्वभौम सत्ता के रूप में देखें या उनके सत्ता के अधिकारी के रूप में देखें तो राज प्रमुख जब तक 26 जनवरी 1956 को राजस्थान से स्थायी रूप से राजपूतों की जमीन और इनके जो शासन है वो लेकर के 26 जनवरी 1956 को समाप्त हुआ है। ऐसा ही ग्वालियर के राज प्रमुख, जो मध्य भारत के राज प्रमुख ग्वालियर के वो थे, इसी तरीके से उपराज प्रमुख हुआ करते थे, इसी तरह से गुजरात के हुआ करते थे, इन सब का गायकवाड़ गुजरात के थे। तो इनका जो समाप्त हुआ है वो 26 जनवरी 1956 को समाप्त हुआ है। तो ये अपन समझें कि यदि ये राज्य ये माने कि हम कब भारत के हिस्से पूर्ण या राजाओं से अलग हुए तो वो 26 जनवरी 1956 को, इसलिए आज ये दिन महत्वपूर्ण भी है इस नाते। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी रोचक पूर्व जानकारी देने के लिए, और भविष्य में भी हम आपसे इस तरह की जानकारी लेते रहें।